तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। अब आज अपन इसमें पढ़ेंगे रोटेशन मोशन में वर्क एंड पावर इन रोटेशन मोशन। तो वैसे ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जब बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है तो वर्क डन इज इक्वल टू अपन क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में यदि हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस कंडीशन में हमको मालूम है फोर्स नहीं, हमको रिक्वायर्ड होता है टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस की जगह अपन को बोलना पड़ेगा आर इंटू थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू आर। अब एफ इंटू आर को अपन ने क्या बोला था? टॉर्क। आर इंटू एफ टॉर्क होता है तो टाउ इंटू ऑफ थीटा। तो डेफिनेटली जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह जाता है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों अपन वर्क फाइंड करने के लिए करते हैं रोटेशनल मोशन में। ऐसे ही यदि मैं पावर की बात करूं तो आपको पता है पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? W/T, वर्क अपॉन टाइम। अब यहां पर वर्क रोटेशनल मोशन में आप क्या बोल रहे हैं? टाउ इंटू थीटा अपॉन टी। और सबको पता है थीटा अपॉन टी क्या होता है? ओमेगा। इसलिए पावर इज इक्वल टू जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा। राइट? तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग। वर्क W एंड पावर P। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपन को पढ़ना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का मतलब होता है बच्चों टर्निंग इफेक्ट, और इनर्शिया एक्चुअली में रिलेटेड है मास। सही मायने में मास का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के एंगल से। पर एक्चुअल में जैसे कोई पार्टिकल है उसको किसी एक्सिस के अबाउट यदि आप रोटेट कर रहे हैं, अब इस पार्टिकल का मास m है और इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन I से डिनोट करते हैं और I इज इक्वल टू होता है m इंटू आर स्क्वायर। इसका मतलब है डेफिनेशन यदि आप देना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल, it is the product of mass of a particle and square of its distance from the rotational axis. This is moment of inertia. Moment of inertia means turning effect of mass, and it is equal to the product of mass of a particle and square of its distance from the rotational axis. It is denoted by I. तो बच्चों फर्स्ट I is equal to mr square। अब सेकेंड यदि बात करते तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड यदि अपन बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आप देखोगे तो I इज इक्वल टू मास को तो आप m में लोगे और डिस्टेंस को l, तो l स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर ऑफ 0। यदि मैं आपसे यूनिट पूछूं इन CGS सिस्टम तो आप बोलोगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इन SI सिस्टम kg मीटर स्क्वायर। राइट? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी क्या होती है मैंने आपको समझाया है। इफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इज 0 आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स जैसे वॉल है, वॉल के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो पार्टिकल क्लोज आते क्या? नहीं। तो क्या हो गई? वॉल रिजिड बॉडी। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपके पास में पूरी कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, स्टोन है मान लीजिए। अब इसमें n पार्टिकल्स हैं n, और इसको अपन यहां पर लेकर ऐसी एक्सिस अपन ने फिट कर दी है और इस एक्सिस के अबाउट अपन रोटेट करना चाह रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाह रहे हैं। तो जो मैंने आपको हेडिंग दे रहा हूं वो एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसी को ऐसा भी लिखा जाता है एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
एन पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम भी बोलते हैं, एन पार्टिकल। तो मान लीजिए इस पर एन पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट पार्टिकल यहां पर है, इसका यहां से डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से r1, इस पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस r2, यहां मास m1, यहां m2, यहां पर m3, डिस्टेंस r3। अब मैंने बताया ना आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। और टोटल हम लोग कितने एन पार्टिकल बोल रहे थे, प्लस आई एन इज इक्वल टू जाएगा आई, पूरा रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? I1 क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर, I2 क्या होगा? m2 इंटू r2 स्क्वायर, I3 क्या होगा? m3 इंटू r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो I इज इक्वल टू अपन बोलेंगे समीशन ऑफ mr स्क्वायर। यहां पर बोल सकते हैं I, यहाँ I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू ऑफ n। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ mr स्क्वायर, m मास ऑफ पार्टिकल एंड r डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। जल्दी से कॉपी कर लो। नेक्स्ट बच्चों आपकी जो डेफिनेशन मुझे बतानी चाहिए वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या है? कोई भी बॉडी जो होगी, इस पूरी बॉडी का मास कोई तो एक प्लेस है ना वहां कंसंट्रेट होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जिस पॉइंट पर अपन बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, जिसके अबाउट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है? यूनिफॉर्म। ऐसे पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ ए बॉडी इज कंसंट्रेटेड, सेंटर ऑफ मास। तो मान लीजिए ये पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर कंसंट्रेट है, लेकिन हमने यहां पर एक्सिस फिट की है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ये रोटेशनल एक्सिस है, इसके अबाउट अपन बॉडी को रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल एक्सिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यदि मैं पूरी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूंगा I, तो I इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे? समीशन ऑफ mr स्क्वायर। क्या बोलोगे? समीशन ऑफ mr स्क्वायर, मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। m1 m2 m3 मास ऑफ द पार्टिकल्स, r1 r2 r3 आर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। पर इस बॉडी का टोटल मास यदि यहां कंसंट्रेट है और सपोज कैपिटल M है, तो अब यदि मैं बोलूं ये पूरी बॉडी ऐसी ना होकर एक पॉइंट के फॉर्म में है और रोटेशनल एक्सिस ये है, और इस बॉडी का टोटल मास जो है वो कैपिटल M यहां पर है। अब इस बॉडी का यदि मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आना चाहिए। तो I इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे? M इंटू ऑफ k स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ दिस बॉडी। पूरी बॉडी का जो मास है, मान लीजिए ऐसे बड़ी बॉडी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थे पार्टिकल्स, और उसका मास था 5 kg या 1 kg, 1 kg। फिर आपने क्या किया? वो 1 kg पूरी बॉडी को ना छोड़कर पूरा एक जो आपने 1 kg का वेट देखा ना, उस वेट को यदि इसी इतने डिस्टेंस पर रख दिया जितना सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, और फिर उसके अबाउट यदि आप रोटेट कर रहे हो, तो स्वाभाविक है इस बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना बॉडी का था, क्योंकि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट था। तो I इज इक्वल टू, जैसे आप समीशन ऑफ mk स्क्वायर बोल रहे हो, वैसे I इज इक्वल टू आप mk स्क्वायर बोलोगे। ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे रहेंगे? सेम। तो इसका मतलब बाय 1 and 2 समीशन ऑफ या mk स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ mr स्क्वायर। या फिर आप इसी चीज को बोल सकते हो k स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ mr स्क्वायर अपॉन कैपिटल M, या k इज इक्वल टू रूट ओवर समीशन ऑफ mr स्क्वायर अपॉन कैपिटल M।
या k इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ mr स्क्वायर अपॉन कैपिटल M मतलब टोटल मास, तो पूरी बॉडी का मास जो है एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ m के इक्वल, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं सर एक काम करते हैं ना, ये समेशन m को कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ये अलग है, ये समेशन mr स्क्वायर का मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और समेशन m का मतलब है m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये ऐसा रूट, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये जो k है इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जल्दी से आप ये डेरिवेशन जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो बच्चों हेडिंग है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी केवल उसी बॉडी के पास में होती है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, जो बॉडी मोशन करती है, एक प्लेस से छूटकर दूसरी प्लेस पर चले जाती है। लेकिन जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यदि फैन है, फैन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब उसके पास क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट अपन को डेरिवेशन देखना है फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर कोई बॉडी है और उसको इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए अपन रोटेट करते हैं, तो इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो उसके लिए हमको पहले इसके किसी एक पार्टिकल की निकाल लेना चाहिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो हमको मास मालूम हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर, क्योंकि वो पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में उसकी तो वेलोसिटी भी है ना। रोटेट कौन कर रहा है, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, लेकिन ये पार्टिकल का तो मोशन हो रहा है तो उसके पास में वेलोसिटी भी है। फिर हम लोग को ये भी पता है यदि v है तो ओमेगा और r भी होगा। v इज इक्वल टू, क्योंकि ये पार्टिकल सही मायने में इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब यदि हम किसी फैन के लिए बात करें, फैन की ये ब्लेड है, ये एक्सिस है, और यहाँ पार्टिकल ये सब, जब ये ब्लेड पूरी ऐसे रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। ये वाला पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये वाला पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। सबके पास अपनी अपनी क्या है, वेलोसिटी है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंड व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जब ये अपन पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो रेडियस ऐसा हो गया। अब यही ब्लेड जब यहां से रोटेट करके यहां जाएगी तो ये जो पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। तो सारे पार्टिकल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा ही रहेगा टी टाइम में। सबके लिए थीटा सेम रहेगा, एंगल सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि ब्लेड पूरी यहां से यहां पहुंची है। तो सारे पार्टिकल यहां से ऐसे पहुंचे हैं, सबने कितना एंगल इंटरसेप्ट किया, सेंटर पर, थीटा, टी टाइम में। तो थीटा सबके लिए सेम रहेगा। अब यदि थीटा को डिवाइड कर दोगे टाइम से, जो टाइम लगा है, तो ओमेगा आ जाएगा। इसका मतलब सारे पार्टिकल के लिए ओमेगा भी कैसा रहेगा, सेम। और जब सबके लिए ओमेगा सेम है तो ओमेगा अपॉन टी करोगे तो अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब है रोटेशनल मोशन में जब बॉडी रोटेट करती है तो उस पर जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सब पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा रहता है, सेम। लेकिन सब पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक चला है, ये इतना और ये, तो सबका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा रहता है, सेम। तो अब यहाँ पर अपन बात करें तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k1 इज इक्वल टू जाएगा हाफ m1। v1 की जगह अपन लिख सकते हैं ओमेगा इंटू r1 स्क्वायर। तो k1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली है,
एक पार्टिकल की निकाली है। इस बॉडी पर, ये जो बॉडी थी रिजिड बॉडी, जिसको हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी की हमने क्या निकाली, इस बॉडी के एक पार्टिकल जो यहाँ पर था, जिसका मास m1 था, जिसका डिस्टेंस r1 था, उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब पूरी बॉडी की यदि काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमको मालूम है पूरी बॉडी पर तो n पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको आप क्या बोलोगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जाएगा k1 प्लस k2 प्लस kn, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का समेशन। अब फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल की क्या होगी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड के लिए हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहां पर आप चाहो तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका मतलब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ mr स्क्वायर। आपको मालूम है हाफ ओमेगा स्क्वायर, समीशन mr स्क्वायर क्या होता है, i। इसका मतलब ये मिल गया हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल फॉर्मूला हमको मिला है हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, एंड व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये जो मैंने करवाया, ये क्या करवाया यहां पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो पहले एक पार्टिकल की निकाल लीजिए और टोटल कर दीजिए सबका समीशन, तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, पूरी बॉडी के लिए जाएगी, रिजिड बॉडी के लिए। जनरल मोशन, when the motion of a body is rotational as well as when the motion of a body is rotational as well as translatory, when the motion of a body is rotational as well as translatory, then the motion of a body is called general motion. For example, motion of wheel of a bicycle, The motion of a body is called जनरल मोशन। तो बच्चों सुनो समझो, जैसे साइकिल है, साइकिल अपन को मालूम मूव कर रही है, तो साइकिल जो है उसके व्हील आपको दिख रहा है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और साथ ही साथ मूव भी कर रही है वो, मतलब पूरा का पूरा व्हील यहां से चलकर आगे पहुंच गया है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, रोटेशनल मोशन। तो जब ऐसा मोशन होता है किसी बॉडी का कि उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, तब ऐसी बॉडी को अपन बोलते हैं जनरल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल का हैंडल आपने मोड़ा, वो केवल रोटेशनल मोशन है, लेकिन साइकिल का जो व्हील है वो रोटेट भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, आगे भी चल रहा है, तो वो क्या हो गया, जनरल मोशन। तो अब अपन को जब कोई बॉडी जनरल मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो बॉडी जनरल मोशन करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, हाफ आई इंटू
ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। भाई ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में क्या बोलते हो, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा हाफ कॉमन निकल गया, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आई की जगह पर एम आर स्क्वायर, या बल्कि एम के स्क्वायर कर सकते हो, पूरी रिजिड बॉडी का एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ये हो जाएगा। इसका मतलब हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा यहां पर k स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर, व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी ओमेगा इंटू आर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कौन निकाल लिया, और ज्यादा है तो आप हाफ एम इंटू आर स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते थे, तो ये जाता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जाता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू, ये v हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता तो v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन भी करती है, जनरल मोशन भी कर रही है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन इस तरीके से फाइंड करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।